तो बिहार में इलेक्शन का डंका बज चुका है। नवंबर तक बिहार में इलेक्शन चालू हो जाएगा। ऐसे में जितनी भी पार्टियां हैं जो बिहार में इलेक्शन लड़ रही हैं, सबने अपना कमर कस लिया है और सबने फील्ड में आकर अपना अपना जोर दिखाना स्टार्ट कर दिया है। महागठबंधन, एनडीए, एक नई पार्टी भी छलांग लगा के आ गई है, जनसुराज, AIMIM, BSP और जो अदर पार्टियां हैं, ये सारी पार्टियां चुनावी मैदान में उतर गई है, सब मेहनत करने लगी। ऐसे में एक सवाल उठता है कि इस बार कौन बाजी मार रहा है बिहार में। बिहार में इलेक्शन हो और चर्चाएं ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सारी पान दुकान, चाय दुकान और जितनी भी दुकानें हैं, सब जगह इलेक्शन की चर्चा शुरू हो गई। ऐसे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन सी पार्टी इस बार सबसे ज़्यादा मजबूत लग रही है और उसका हम डाटा भी बताएंगे क्यों मजबूत लग रही है और उनकी वीकनेस क्या है, ये भी हम बात करेंगे और वो कितनी सीटें ला सकती है। ये सारे डिस्कस हम करेंगे। जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जैसे महागठबंधन हो गई, एनडीए हो गई, AIMIM हो गई, जनसुराज हो गई, इनके बारे में हम बात करेंगे, इनकी स्ट्रेंथ, इनकी वीकनेस और ये कितने सीटें ला सकती हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और हम बात करते हैं कि इस इलेक्शन के महाजंग में कौन बाजी मार रहा है। तो अब स्टार्ट करते हैं आरजेडी के साथ, जो कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। पिछले बार इलेक्शन 2020 में आरजेडी ने मिस कर दिया, स्ट्रेंथ अपनी दिखाई, अपनी ताकत दिखाई, लेकिन मिस हो गई। और कई लोगों का मानना यह है कि रातों रात खेल हो गया, इसीलिए आरजेडी ये इलेक्शन हार जाती है। खैर वो पुरानी बात को हटाएं, अब नए मुद्दे पे आते हैं। पिछली बार से इस बार आरजेडी बहुत ही ज़्यादा मजबूत नजर आ रही है। तेजस्वी यादव, जिनको इमेच्योर कहा जाता था, जो 2020 से पहले तक सिर्फ नीतीश कुमार को ही टारगेट करते थे, लेकिन इस बार उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मेच्योरिटी आ गई है। इस बार वो यूथ के लिए एक सेंसेशन बन गए हैं, यूथ उनके सपोर्ट में खुल कर आ रहे हैं। तो ये आरजेडी की सबसे बड़ी मजबूती है। इस बार तेजस्वी यादव ने क्या किया है कि सिर्फ किसी को टारगेट ही नहीं किया, इस बार काफ़ी समझदारी और काफ़ी एक पॉलिटिकल समझ दिखाकर उन्होंने बिहार में कई सारे मुद्दे को खोजे। रोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट, घूसखोरी और जितनी भी फैक्ट्रियाँ बंद थी और कई सारे ऐसे मुद्दे निकाले और उन्होंने उस मुद्दे को सामने लाया कि बिहार में फैक्ट्री नहीं है, बिहार में जो नौजवान हैं उनके पास रोजगार नहीं है और बिहार में इतनी घूसखोरी है। उसको लेकर बहुत ज़्यादा इन्होंने आवाज़ उठाया और कई लोगों को सपोर्ट भी किया, तो इससे उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बन गई। और फिर उन्होंने स्कीम भी लाई। क्या क्या स्कीम लाई? स्कीम में ये लाई कि अगर मेरी सरकार बनती है तो हम इतने यूनिट इलेक्ट्रिसिटी माफ़ कर देंगे, हम पेंशन योजना लाएंगे बहन बेटियों के लिए, हम पेंशन लाएंगे बुजुर्गों के लिए। तो ऐसे में जो अभी आरजेडी की जो चर्चाएं हैं ना, यूथ के बीच और गांव और मोहल्लों में काफ़ी ज़्यादा मजबूती से उभर के आ रही है। तो इस बार आरजेडी की स्ट्रेंथ ना काफ़ी ज़्यादा लग रही है। वीकनेस क्या है? वीकनेस आरजेडी के दोस्तों इस बार कोई ज़्यादा वीकनेस नज़र नहीं आ रही है, लेकिन इनके लिए दो सबसे बड़े सिरदर्द हो सकते हैं। एक तो AIMIM और दूसरा जो है जनसुराज, क्योंकि आरजेडी के पास मुस्लिम वोटर्स बहुत ज़्यादा हैं। आरजेडी के जो माई समीकरण है, यानी मुस्लिम और यादव, इनकी वोटर्स जो हैं AIMIM और जनसुराज, ये दोनों मुस्लिम वोट काट सकते हैं। और इस बार सिर्फ मुस्लिम और यादव का वोट ही आरजेडी के पास नहीं जाएगा। जितने जो एजुकेटेड यूथ हैं, पढ़े लिखे जो यूथ हैं, वो आरजेडी की तरफ कहीं ना कहीं जाते हुए दिख रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कितनी वोट मिल सकती है इस बार आरजेडी को। 115 से लेके 125 सीटें इस बार आरजेडी को मिल सकती हैं। और सारे जो पोल हुए हैं ना, जो अभी कई सारे पोल हुए, उसमें आरजेडी कहीं ना कहीं एक क्लियर एज लेते हुए जीतती हुई नजर आ रही है। तो इस बार आरजेडी के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब दूसरी पार्टी एनडीए की बात करते हैं। दोस्तों एनडीए की बात करें तो एनडीए की बात करते हैं, दो चेहरा सामने आता है, एक मोदी और दूसरा नीतीश कुमार। लेकिन इस बार एनडीए थोड़ी सी वीक लग रही है। क्यों वीक लग रही है? क्योंकि नीतीश कुमार का जो सीएम फेस है ना, उससे लोग पक चुके हैं। उनकी सीएम फेस कमजोर हो गई है, वीक हो गई है। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार बार बार कभी महागठबंधन तो कभी इधर कभी उधर, दोनों जगह वो पलटू की वजह से इनको पलटू राम का भी टाइटल दे दिया गया और इसके वजह से इनकी क्रेडिबिलिटी है ना यूथ के बीच खत्म हो चुकी है। अब कोई भी यूथ, चाहे मुस्लिम समाज से हो चाहे हिंदू समाज से हो, इनको देखना नहीं चाहता। अब कोई भी नहीं चाहता है कि नीतीश कुमार का फेस फिर दोबारा बिहार में देखने को मिले। तो ये बहुत बड़ा एक वीक पॉइंट हो गया है। अब बात करते हैं कि एनडीए की स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है। इनकी जो स्ट्रेंथ है, जो मजबूती पॉइंट है, वो है मोदी के सपोर्टर्स और जो वुमेन्स हैं, जो खासकर गांव देहात की जो औरतें हैं ना, जो अभी भी सोचती हैं कि नीतीश कुमार अच्छा है क्योंकि उसने शराबबंदी की, लड़कियों को साइकिल दे रहा है, रोड्स वगैरह हल्का अच्छा कर दिए। तो ऐसे
औरतों का मानना है, जो गांव देहात की औरतें हैं, वो नीतीश कुमार के लॉयल वोटर बन गई है, तो वो उनकी वोट, तो वो एनडीए को वोट देंगी। और जो मोदी का फेस है ना, तो जो मोदी का सपोर्टर है वो भी सीधे एनडीए को वोट देंगे। लेकिन अभी दिक्कत ये है ना कि मोदी की पॉपुलैरिटी भी घट रही है, तो ऐसे में एनडीए को डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। और एक ये भी खबर आ रही है कि हो सकता है कि इस बार जदयू, नीतीश कुमार का पार्टी अलग हो जाए बीजेपी से और बीजेपी अकेले लड़ने आए। अगर बीजेपी अकेले लड़ने आती है ना, तो बीजेपी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बीजेपी को एक तरफा वोट मिलेगा। लेकिन अगर वही जदयू साथ में रहती है, तो जो भी लोग बीजेपी के सपोर्टर होंगे लेकिन वो नीतीश कुमार को देखना नहीं चाहते होंगे, तो वो नीतीश को स्किप करके किसी और पार्टी की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि नीतीश को लेकर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी हो चुकी है। और दोस्तों, इनकी जो एनडीए की सरकार है ना, उनकी कोई नया विजन भी नहीं है, कोई नया विजन नहीं है कि बिहार में ये करेंगे वो करेंगे, सिर्फ वही पुरानी राजनीति खेलते आए हैं। अब बात करेंगे कि इनको कितनी सीटें मिल सकती हैं। तो दोस्तों, इनको 95 से लेकर 110 सीटें बिहार में मिल सकती हैं, लेकिन इस बार एनडीए बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या बीजेपी एनडीए के साथ अपना नाता तोड़कर अकेले आएगी। अगर अकेले आती है तो फिर बीजेपी को कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ मिलेगी और वो कहीं ना कहीं एज ले सकता है। अब बात करते हैं AIMIM की। AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, 2020 में इन्होंने बिहार में 5 सीटें जीती थी। इस बार क्या हो रहा है? इस बार AIMIM वो क्या कर रहा है? मुस्लिम यूथ को पकड़ रहा है, जो इमोशनल मुस्लिम यूथ है ना, उनको पकड़ रहा है। बोल रहा है कि हमें चाहिए अपना एक मुस्लिम लीडर, ताकि वो हमारे लिए संसद में आवाज़ उठा सके, हमारे लिए कुछ कर सके। तो ऐसे में मुस्लिम यूथ काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं। जो मुस्लिम यूथ है वो सीधे AIMIM की तरफ जा रहे हैं। और इस पार्टी की स्ट्रेंथ क्या है? इस पार्टी की दोस्तों स्ट्रेंथ है कि मुस्लिम यूथ, जो मैंने बात किया, इमोशनल हो रहे हैं, तो वो सीधे AIMIM की तरफ जा रहे हैं, अपना मुस्लिम यूथ जो है, इमोशनल यूथ। और दूसरा जो सीमांचल जो है ना, इनकी एक स्ट्रेंथ है, इनकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो इनकी वीकनेस ये है कि बिहार में इनका प्रेजेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। सीमांचल के आसपास इनका प्रेजेंस है, लेकिन बिहार में हर जगह इनका प्रेजेंस नहीं है और इनको एज ए वोट कटवा देखा जाता है। यानी इनको कई बार लोगों ने कहा है कि ये बीजेपी की बी टीम है। तो ऐसे में इनकी एक निगेटिव पॉइंट भी है। और अगर ये पार्टी इनकी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाती है तो इससे सीधे आरजेडी को लॉस होगा और कहीं ना कहीं बीजेपी या एनडीए की सरकार एज लेकर आगे निकल जाएगी। AIMIM कितनी सीटें ला सकती हैं बिहार में? दोस्तों, AIMIM ना बिहार में 2 से 5 सीटें ला सकती हैं, क्योंकि पिछली बार इन्होंने 5 सीटें जीती थी। इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 2 से 5 सीटें ला सकती हैं। अब आते हैं नई पार्टी, जय बिहार जय जय बिहार, जन सुराज। इस बार काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। पद यात्रा करना, बिहार की चेंज की बात करना कि बिहार को चेंज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। प्रशांत किशोर ने भी बिहार में आकर अपना झंडा गाड़ दिया है कि भाई साहब हम भी हैं बिहार के इलेक्शन में। तो आइए बात करते हैं इनकी पार्टी की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। दोस्तों, इनकी पार्टी कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल हो जाती है। इनकी पार्टी की स्ट्रेंथ ये है कि जो भी यूथ, जो फ्रस्ट्रेटेड यूथ है ना, जिनको कोई विज़न नहीं है, जिनका कोई विजन नहीं है, जो सब सरकारों से परेशान हो चुके हैं, वो चाहते हैं कि हम जन सुराज को वोट करें, प्रशांत किशोर को वोट करें। उनको लगता है कि प्रशांत किशोर जो है चेंजेस लाएंगे। तो इस पार्टी की स्ट्रेंथ हो गई जो फ्रस्ट्रेटेड यूथ हैं, वो जो मिडिल क्लास के पार्शियल लोग हैं, वो यदि इनकी यूथ में और मिडिल क्लास में ज़्यादा नहीं लेकिन कम मार्जिन पे इनकी सपोर्टर बनते जा रहे हैं। और जो जन सुराज ने पद यात्रा किया है, हर गाँव में जाकर, हर मोहल्ले में जाकर, और इनकी जो टीम है हर जगह घूमती है, तो इससे ये कहीं ना कहीं वोटर्स के नज़र में आ गए हैं। लेकिन इस बार इनको उतना फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार लड़ाई सिर्फ राजद और एनडीए में है। लेकिन ऐसे में जन सुराज की जो पार्टी है ना, वो कहीं ना कहीं चोट पहुंचा सकती है। अब हम बात करते हैं कि इनकी वीकनेस क्या है। तो इनकी वीकनेस ये है ना कि जन सुराज जैसे जैसे जब हाईलाइटेड होती है ना, तो प्रशांत किशोर के कई सारे काले सच सामने आने लगते हैं। लोग आवाज़ उठाने लगते हैं कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया। ये अपनी टीम जो अपने गाड़ियाँ घुमा रहे हैं, लोगों को सैलरी दे रहे हैं, गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहे हैं, इनकी लगातार गाड़ियाँ हर जगह घूमती हुई नजर आती है, इनकी बाइक घूमती हुई नजर आती है, ये पदयात्रा कर रहे हैं, कई सारे लोगों को सैलरी पे रखे हुए हैं। तो इनके पास पैसा आ कहाँ चला? क्या काला धन है? क्या ये मोदी इनको सपोर्ट कर रहा है? और इनकी जो पुरानी चीज़ें हैं ना, इनको कास्ट को लेकर जो पुराना इन्होंने अपना आइडियोलॉजी दिखाया है, तो ऐसे में लोगों ने सवाल उठाया कि भाई आपकी आइडियोलॉजी क्या है? कभी आप बीजेपी के साथ, कभी नीतीश के साथ, तो कभी ममता के साथ। आपकी कोई आपकी आइडियोलॉजी दिखती नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप पैसों के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे में क्रेडिबिलिटी, इनकी जो एक फेस है ना, उनकी वैल्यू थोड़ी कम होती हुई नजर आ रही है। और जो पैसों के लेकर सवाल उठ रहे हैं, उससे लोगों को लगता है कि जो जन सुराज है वो बीजेपी की ही टीम है, क्योंकि
आखिर क्या ऐसी वजह है इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी इनके खिलाफ कोई ईडी नहीं होती, कोई इनके खिलाफ सीबीआई नहीं आता, कोई टैक्स के लिए इनके ऊपर फोर्सेस नहीं होते हैं। तो ऐसे जब लोग सवाल उठाना स्टार्ट किए ना तो इनकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी कम हो गई, यानी इनका फेस वैल्यू अभी कम हो चुका है। दूसरे ये वीकनेस है कि ये इनको लोग ऐसे देख रहे हैं वोट कटवा के रूप में। ये मुस्लिम को ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और जो यूथ है उनको ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ऐसे में क्या हो सकता है कि मुस्लिम यूथ अगर इनको वोट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आरजेडी को, एनडीए को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आप बात करेंगे कि इनको कितनी सीटें मिल सकती है। दोस्तों बिहार में इनको 0 से 3 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि 15 से 20 सीटों पर ये आरजेडी और एनडीए को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे में इनका भी रोल काफ़ी ज़्यादा एक देखने लायक होगा कि ये आगे क्या करते हैं। अब हमने चारों बड़ी पार्टियों के बारे में बात कर लिया कि उनका क्या इम्पैक्ट है, उनके क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आरजेडी की थोड़ी सी एज दिख रही है, लेकिन एक और चीज़ बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, हंग असेंबली। हंग असेंबली किसको बोलते हैं दोस्तों? बिहार में 243 सीटें हैं। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी सरकार बनानी है तो उनको लाना होता है 122 प्लस सीटें। अगर वो उतनी सीट ला देते हैं तो वो अपना अकेली सरकार बना लेते हैं। अगर वो उतना सीट नहीं लाते हैं, बिहार में अब इतनी पार्टियां आ गई हैं, अगर वोट बट जाते हैं, अगर किसी पार्टी ने भी 122 से कम सीट लाई तो वो अपना अकेला सरकार नहीं बना सकता। तो इसी को बोलते हैं हंग असेंबली। तो ऐसे में जो छोटी छोटी पार्टियां होती है ना, जैसे AIMIM, जन सुराज, BSP और जो इंडिपेंडेंट और अदर जो पार्टियां हैं, उनका बहुत ज़्यादा रोल मजबूत हो जाता है। वो एज ए किंग मेकर के तौर पे देखे जाने लगते हैं। उसके बाद भी बिहार में असली सियासत चालू होता है, हॉर्स ट्रेडिंग, खरीदना, बेचना, फिर गवर्नर का प्रेशर कि आप अपनी मेजोरिटी साबित करो। ऐसे में बिहार में फिर दोबारा एक लहर सी आ जाएगी, लगातार न्यूज़ मिलने लगेगा कि इनका नेता उसमें जा रहा है, उनका सीट उसमें जा रहा है। तो ऐसे में काफ़ी एक मिसक्लेनियस हो जाएगी, सब चीज़ें मिल जाएगी। तो ये भी चीज़ पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो कौन छोटी पार्टियां किसको साथ दे सकती है? अगर ऐसा होता है ना दोस्तों, अगर सीट 122 से कम आती है किसी पार्टी के पास, तो ऐसे में AIMIM जो है ना, वो में भी आरजेडी की साथ दे सकती है, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स ने इनको एज ए मुस्लिम के तौर पे वोट दिया। और अगर AIMIM हंग असेंबली के टाइम में अगर आरजेडी के साथ नहीं देते हैं तो बीजेपी को एज मिल जाएगी। ऐसे में जो मुस्लिम वोटर होंगे ना AIMIM के, वो समझ जाएंगे कि ये कॉन्फर्म बीजेपी की बी टीम है। फिर अगली बार से ये काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगे, इनको कोई वोट नहीं मिलेगी। तो अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए ये आरजेडी के साथ जा सकते हैं। जन सुराज दोस्तों जा सकती है एनडीए की सरकार के साथ। अगर एनडीए ना हो तो बीजेपी की सरकार के साथ, बीजेपी के साथ ये जा सकती है, अपनी सीट उनके साथ शेयर कर सकती है। क्योंकि अगर सोर्सेस की माने ना, लोगों की बात माने, जो पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं उनकी बात माने, तो जन सुराज के पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी की हाथ तो दिख रहा है। इतने ज़्यादा पैसे, कोई ईडी की टेंशन नहीं, कोई टैक्स की टेंशन नहीं, बिंदास अपनी गाड़ियां घुमा रहे हैं। तो ऐसे में कई लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं मोदी का इनके ऊपर हाथ है, और मोदी को इन्होंने 2014 में जितवाया भी था बीजेपी को। तो ऐसे में जो जन सुराज है ना, वो जा सकता है किधर? बीजेपी के साथ। तो अब सीट की फासला बहुत कम है इस बार, क्योंकि ज़्यादा पार्टियां, सबका इम्पैक्ट थोड़ा मजबूत दिख रहा है। और ऐसे में एक पार्टी जो है, जो क्लियर थोड़ा एज लेती है, वो है आरजेडी। मेरे हिसाब से इस बार की जो विनर होगी वो आरजेडी तेजस्वी यादव होंगे। लेकिन फासला कम हो सकता है, क्योंकि इनका वोट काटने के लिए AIMIM और जन सुराज दोनों आ चुके हैं। जन सुराज को कई लोग मानते हैं कि ये बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी है। उन्होंने जन सुराज को उतारा क्योंकि मुस्लिम वोटर जो है वो आरजेडी की तरफ जा रहे हैं। और कई सारे मुस्लिम का मानना है कि जो AIMIM है ना, AIMIM वो बीजेपी की बी टीम है। तो दोस्तों ये था हमारा एनालिसिस बिहार इलेक्शन को लेकर। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, और आपके हिसाब से कौन पार्टी कितनी सीट ला रही है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जो बिहार का इलेक्शन अनाउंस होगा ना, उस समय देखते हैं किन की प्रेडिक्शन सबसे ज़्यादा सटीक होती है, और क्या लगता है इस बार कौन सा सरकार, इस बार कौन सी पार्टी जीत रही है, और आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को बताएं कि इस बार बिहार में पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसा ही एनालिसिस और ऐसा ही न्यूज़ के लिए। आप देख रहे थे सिद्दीक न्यूज़। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।